उस साल मेरी जिंदगी एकदम टूट गई थी। मेरे पेरेंट्स मर गए और हमारी कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने के किनारे खड़ी थी। और उसी वक्त जब मेरी सिस्टर सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, मैंने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। हाँ, मैंने खुद उससे दूर जाने का फैसला किया था और फिर 5 साल बाद उसकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई। वह सक्सेसफुल हो गई और सब उसे एडमायर करने लगे। लोग उसे मैडम वो कहकर बुलाने लगे। फिर एक दिन एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा, इन सालों में आप सबसे ज्यादा किसकी आभारी हैं? मैं बस इमेजिन कर सकता हूँ उस मोमेंट को। मेरी सिस्टर की आंखें ठंडी थीं, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल साफ थी। उसने कहा, अपने उस भाई की जो पैसे के लिए मुझसे लड़कर अब चला गया। और फिर उसने बिना रुके कहा, नहीं, अब वह मेरा भाई भी नहीं है। उस वक्त शायद मुझे फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जर्नलिस्ट ने फिर पूछा, वह अब कैसा है? और उसी के बाद उस जर्नलिस्ट ने ऑनलाइन सर्च शुरू कर दी। 10 मिलियन का रिवॉर्ड तक अनाउंस कर दिया गया मुझे ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें मैं नहीं मिला। उन्हें सिर्फ मेरी मौत से पहले लिखी गई मेरी डायरी मिली। जब वह डायरी मेरी सिस्टर को दी गई, वह वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसने वह डायरी कूड़ेदान में फेंक दी और बोली, यह वीएन की कोई चाल है या फिर प्रोग्राम के लिए जानबूझकर किया जा रहा है? जर्नलिस्ट ने सिर हिलाया। उसने धीरे से मेरी डायरी उठाई और कहा, यह सच में आपके भाई की मरने से पहले की डायरी है। और जहां तक बॉडी की बात है, उसे ऑनरेरी क्रीमेशन कर दिया गया, क्योंकि उसे क्लेम करने वाला कोई नहीं था, इसलिए क्रिमेटोरियम ने प्रोसेस कर दिया। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी सिस्टर गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, मत सोचो कि मैं उसे माफ कर दूंगी इस तरह के चीप ट्रिक्स के लिए। जाओ ऑर्बोनियान से कहो कि अब मेरा एक नया भाई है, वह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर वह मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जर्नलिस्ट उसे ऑकवर्ड होकर देखने लगा और बोला, तो इस डायरी का क्या करें? मेरी सिस्टर वांग सांग हल्का सा हंसी और बोली, पढ़ो, मैं देखना चाहती हूँ उसने डायरी में क्या झूठ गढ़ा है। और फिर मेरी आवाज जरिए सामने आई, हेलो, आज से प्लीज मेरा ख्याल रखना। अब शायद सिर्फ तुम ही मेरे साथ रहोगे। मैं खुद को याद करता हूँ, आज जब मैं घर से भाग रहा था अपने साथ वो सारे गिफ्ट्स लेकर जो मेरी फैमिली ने मुझे दिए थे, तब मेरी सिस्टर ने मुझे पकड़ लिया। सच कहूं तो मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, मैं बस चुपचाप घर छोड़ना चाहता था, लेकिन वो बहुत परेशान करने वाली है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं ना जाऊं। उसने कहा कि मैं उसका इकलौता फैमिली हूं। उस पल मेरा दिल थोड़ा कांपा था, लेकिन फिर भी मैंने सख्त चेहरा बनाकर उससे कहा, कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, फिर भी तुम मुझे वो बाइक मॉडल दिला सकती हो जो मुझे पसंद है। तुम पैसे ऐसे उड़ा सकती हो, तुम मुझे मेंटेन कर सकती हो बिना इस टेंशन के कि हर दिन फाइन बचाना पड़े। लेकिन वो और भी बेचैन हो गई। उसने पूछा, मैं किसके साथ जा रहा हूँ? कहा कि मुझे बेवकूफ मत बनो, और यह भी कहा कि वो और मेहनत करेगी, बहुत सारा पैसा कमाएगी, मुझे पहले जैसा लाइफ देगी जैसे मैं कोई यंग मास्टर हूं। और फिर मैंने क्या कहा था, मुझे तो ठगा जाना ज्यादा पसंद है, तुम्हें क्या? अगर तुम्हारे पास मुझे मेंटेन करने की कैपेसिटी और पैसा होता तो मैं अभी भी तुम्हारा अच्छा भाई होता, घर वापस आ जाता। लेकिन तुम्हारे पास कब पैसा होगा? मेरी सिस्टर जो इतनी प्राउड थी, मुझे रोकने के लिए घुटनों पर बैठ गई थी। सच में कितना पैथेटिक था ना। मैंने अपना चेहरा घुमा लिया और आंसू पोंछ लिए ताकि वो देख ना सके। फिर मैंने कहा, मेरे फ्यूचर में दखल मत दो। और उसी वक्त मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। लोग मुझे देखते रहे जब मैं अपना सामान घसीटते हुए दूर जा रहा था। सॉरी सिस्टर, तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना। डायरी का वो हिस्सा खत्म हुआ और उस रात जर्नलिस्ट ने गहरी सांस ली। अनएक्सपेक्टेडली सीईओ अपनी छोटी ब्रदर पर इतना डिपेंड करती थी, लेकिन कैमरा मेरी सिस्टर की तरफ गया। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, वह अब भी ठंडी थी। उसने बस हल्के से कहा, मुझे बहुत पछतावा है किया, एक नालायक को पाल लिया। डायरी फिर शुरू हुई। मैं फिर आ गया हूँ। आज मैं एक और हॉस्पिटल गया टेस्ट कराने। सच कहूं तो मुझे उम्मीद थी कि पिछली डायग्नोसिस गलत हो, ताकि मैं वापस जाकर अपनी सिस्टर से कह सकूं, मुझे पछतावा है। बस अगर मैं उससे माफी मांग लूं, वह मुझे पहले की तरह माफ कर देगी। लेकिन इस जिंदगी में इतने मिरेकल्स कहां होते हैं? डॉक्टर ने मुझे सीरियस चेहरे से देखा और पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहां हैं? फिर उसने कहा, प्राथमिक हेपेटो सेल्यूलर कार्सिनोमा ऑलरेडी टर्मिनल स्टेज में है, तुम्हें तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा। मुझे उस बीमारी का पूरा मतलब समझ नहीं आया, लेकिन मौत का डर उसने मुझे रुला दिया। मैं सिर्फ 18 साल का था। डॉक्टर ने मुझे सिंपैथी से देखा और एडमिशन का बिल दे दिया। मैं भागकर पेमेंट मशीन तक गया, लेकिन अमाउंट देखकर मैं चुपचाप हॉस्पिटल से निकल गया। छोड़ो, मैंने अपनी सिस्टर का मेन कार्ड लिंक किया हुआ है, उसमें थोड़ा पैसा बचा है। वैसे भी मैं मरने वाला हूं, क्यों उसकी मेहनत की कमाई बर्बाद करूं? उसका पैसा बहुत मुश्किल से आता है, क्योंकि जब से वह कॉन्ट्रैक्टर भागा था जिसके साथ मेरे पेरेंट्स काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट गिर गया था, फंडिंग चेन टूट गई थी और मेरे पेरेंट्स उस भारी प्रेशर के नीचे हर जगह भागते फिर रहे थे। मेरी यादों में वह दिन आज भी साफ है। एक सोशल इवेंट में जाते वक्त मेरे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हो गया था और दोनों वहीं खत्म हो गए, और उसी पल से कंपनी के सारे बोझ मेरी सिस्टर के कंधों पर आ गए। मैंने अपनी आंखों से देखा था कैसे लोग कर्ज वसूलने आते थे, घर की हर कीमती चीज उठा ले जाते थे पैसे के लिए, और मेरी सिस्टर मुझे पढ़ाई के लिए विदेश भेजने के लिए लाखों का इंतजाम करने की कोशिश कर रही थी। वह लोगों के सामने घुटनों पर बैठ गई थी, अपना सिर जमीन पर मार रही थी। लेकिन आखिर में बैंक ने सारे एसेट्स ले लिए। कर्ज चुकाने के लिए वह हर जगह पैसे मांगने गई। इतनी शराब पी कि उसे स्टमक ब्लीडिंग हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। लेकिन उसके पास ना इलाज के लिए पैसे थे ना डॉक्टर को दिखाने का वक्त। जैसे ही थोड़ी ठीक हुई, वह फिर हॉस्पिटल से निकलकर काम ढूंढने लगी, लोगों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर, जैसे खुद को छोटा बना रही हो। लोग कहते थे वो मजबूत है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन सच में क्या तुम्हें नहीं लगता मेरी सिस्टर थोड़ी बेवकूफ है? मैं सच में उसका बोझ बांटना चाहता था। मैं उससे कहना चाहता था कि मुझे विदेश में पढ़ाई नहीं करनी, मैं अब पहले जैसा स्पॉइल्ड यंग मास्टर नहीं हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं पार्ट टाइम काम करके उसे सपोर्ट कर सकता हूं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे क्रिटिकल टाइम में मुझे इतनी महंगी बीमारी हो जाएगी। डियर डायरी, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बेकार हूं? जर्नलिस्ट की आंखें भर आई थीं। उसने धीरे से कहा, शायद उस वक्त तुम्हारे भाई के जाने के पीछे कोई छुपी हुई वजह थी। इतनी कम उम्र में लिवर कैंसर सच में दुखद है। लेकिन मेरी सिस्टर जुआन वो बस ठंडी हंसी हंस पड़ी और बोली, क्या शानदार विक्टिम बनने की एक्टिंग है। रिपोर्टर लीन इसके झांसे में मत आइए। डायरी फिर आगे बढ़ी। आज फिर एक रात बिना सोए गुजर रही है। मैं सोना चाहता हूं, लेकिन दर्द इतना अनबेयरेबल है कि हर पल बढ़ता जा रहा है। अगर पेनकिलर्स ना लूं तो सह नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे पास
पैसे नहीं है और अभी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। अगर मैंने रेंट नहीं दिया तो लैंडलॉर्ड मुझे निकाल देगा, फिर मुझे वही करना पड़ेगा जो बचपन में मेरी सिस्टर मजाक में कहती थी, छोटी गुफा में सोना। पहले जब मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स पढ़ता था तो लगता था हीरोज का केव्स में सोना कूल होता है, लेकिन अब बड़ा होकर समझ आया बिना पैसे के जीना कितना डरावना होता है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट्स ऑनलाइन डाल दिए। वही कुछ चीजें थीं जो मैं अपने साथ लाया था, लेकिन जब भी कोई खरीदने आता मैं बहाने बनाकर मना कर देता। अंदर से मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार दर्द और भूख के आगे मैं हार गया। मैंने कार्ड से 500 निकाल लिए। सॉरी सिस्टर, फिर से तुम्हारा पैसा खर्च कर रहा हूँ। गरीबी ने मुझे बदल दिया था। मेरी पुरानी आदतें खुद ही खत्म हो गई थीं। एक दिन तो मैं भूख से बेहोश होने वाला था। मैंने कूड़ेदान से किसी का फेंका हुआ गंदा बम उठाया और खा लिया, और सच कहूं वो काफी अच्छा लगा। शायद गरीबी एक यंग मास्टर की सारी बीमारियां ठीक कर देती है। फिर मैं सुपरमार्केट गया, बंस का एक बैग खरीदा, एक कैन पानी लिया, हॉस्पिटल जाकर कुछ पेनकिलर्स भी खरीदे, बाकी पैसे रेंट के लिए बचा लिए। फिर मेरे टीचर का कॉल आया। उसने कहा तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं, अचानक क्लास छोड़ना ठीक नहीं है। मुझे डर था कि वो